हाँ जी, थर्ड पेज पर एमसीक्यू स्टार्ट है, निकाल लीजिए। जो पहला कॉन्सेप्ट है, मैं फर्स्ट और सेकंड स्किप करके एंटिटी कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ, जो कैपिटल ए इसकी हेडिंग है। एंटिटी कॉन्सेप्ट जितने भी एमसीक्यू उसी टॉपिक के रिगार्डिंग है इसके अंदर। पढ़ते हैं जी पहला। डैश कॉन्सेप्ट इज द बेसिक आइडिया दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ये किस कॉन्सेप्ट ने हमें सिखाया? हाँ जी, एंटिटी कॉन्सेप्ट, सही, बी ऑप्शन। Second question, the owner of a company included his personal medical expenses in the company's income statement. Normally क्या होता है, देखिए प्रोप्राइटर जो है वो जब भी पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस के अंदर से, तो उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉ मतलब निकालना। आईएनजी इसलिए इस्तेमाल किया हुआ क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली पैसा निकालता है। उसको सैलरी नहीं मिलती पर मंथ की फिक्स कि 50,000 रुपये सैलरी मिल गई, वो अपने जाकर घर पे रख दे उस 50,000 रुपये को और अपने घर खर्च उससे निकालता है। ऐसा नहीं करता है एम्प्लॉयर जो प्रोप्राइटर है। वो क्या करता कि जब भी उसको मान लो 3,000 रुपये की जरूरत है, तो अकाउंटेंट से बोलेगा भाई मुझे मेडिकल के खर्चे देने हैं, घर पे 3,000 रुपये दे दो। अगले दिन बोलेगा मुझे बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी है, 5,000 रुपये दे दो। मुझे अपने कार में पर्सनल जो कार है उसमें पेट्रोल डलवाना है, 1,000 रुपये दे दो। इस तरीके से वो पैसे मांगता रहेगा अकाउंटेंट से, अकाउंटेंट निकालता रहेगा। वो इसीलिए बता रहा है ताकि वो रिकॉर्डिंग कर सके, हिसाब पूरा मेंटेन। हम अकाउंटेंट का क्या रोल है, ध्यान से देखें भाई। अगर कोई बिजनेस का ही एक्सपेंस है तो उसे हम एक्सपेंस के नाम से अकाउंट खोलेंगे, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो कन्वेंस का हो। और प्रोप्राइटर अगर अपने पर्सनल काम के लिए पैसा ले रहा है तो हम केवल एक अकाउंट में, ड्रॉइंग्स, इस वाले अकाउंट में सारा पैसा लेते हैं। अब रीजन कुछ भी, उसको चाहे स्कूल की फीस देनी हो, ड्रॉइंग्स, मेडिकल खर्चा देना हो, ड्रॉइंग्स, शॉपिंग करनी हो, ड्रॉइंग्स। समझ आ रही है बात? रीजन क्या है, उसके पर्सनल खर्चों को रिकॉर्ड करने बैठे हुए हैं। हमें सैलरी मिल रही है राम स्टोर की, राम के लिए। तो सर वो कितने ही पैसे निकाल सकता है? कितने पैसे का सर वो सही, उसकी ओनरशिप, उसके पास राइट है। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेंस में आएंगे। जितने भी पैसे अपनी कंपनी में या शेयर्स खरीद रहा है तो वो एक्सपेंस में आएंगे ना। क्वेश्चन को दोबारा पूछो। जैसे वो बिजनेस के पैसे से कोई शेयर्स खरीद रहा है, कोई स्टॉक खरीद रहा है, तो उसके पैसे एक्सपेंस में आएंगे। बराबर। सर राम ने राम स्टोर में 5 लाख रुपए लगाए। ये 5 लाख को तो कैपिटल बोलेंगे, ये तो अच्छे से पता है सर। अब राम स्टोर में कुछ पैसे रखे थे, कैश रखा था, कुछ लैख की बिल्डिंग थी, मशीन थी, गुड्स थे, ये सब था। मार्केट में ऑफ सीजन आ गया, सपोज सीजन नहीं और पैसा स्पेयर पड़ा हुआ है, तो राम ने क्या करा, इस कैश में से 1 लाख रुपए इससे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। किसी ने बताया कि अच्छी मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ रही है, तो इस 1 लाख रुपए को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सुनिए, 1 लाख रुपए बिजनेस के पैसे से उठाए हैं। अच्छा, जब रिलायंस के शेयर्स लिए तो वो किस नाम से लिए? राम अपने नाम से लिए ना उसने, या राम स्टोर के नाम से? यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगर उसने अपने ही नाम से लिया तो सिंपल ड्राइंग सही है, तो ओनर ने पैसा निकाला और जो मर्जी करे वो शेयर्स खरीद रहा है अपने नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पे शेयर्स खरीद रहा है, जो मर्जी करे, ड्राइंग से सिंपल। तो उसने पैसे दुकान से निकाले और बिजनेस के नाम से रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो इसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं कि बिजनेस का पैसा आउट ऑफ द बिजनेस कहीं हम लगाते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट। तो सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस में आएंगे। एसेट एक्सपेंस दोस्त उसे कहते हैं, एक्सपेंस उसे कहते हैं जो मेरी जेब से पैसा गया, थोड़े ही टाइम के अंदर पूरा खर्च हो गया, वसूल कर लिया मैंने उस पैसे को। देखो बता रहा हूँ फिर से कि एसेट और एक्सपेंस इन दोनों का ही डेबिट नेचर होता है। बहुत कम डिफरेंस होता है इन दोनों में, समझ लो जी सिर्फ लाइफ टाइम का डिफरेंस और कुछ नहीं। मैंने पैसे जेब से दिए और वो 6 महीने 1 साल के अंदर पूरा वसूल हो जाएगा तो वो एक्सपेंस है, लंबे टाइम तक चलेगा तो वैसे। सर पेट्रोल मैंने भरवाया 3-4 दिन चलेगा, एक्सपेंस हो गया। बाइक खरीदी 4-5 साल चलेगी, एसेट हो गया। रेंट दिया 1 महीना में उस जगह के अंदर रह लिया, पूरा वसूल हो गया, पैसा पूरा खर्च हो गया, एक्सपेंस है। बिल्डिंग खरीदी पूरा साल रह लिया, अभी बिल्डिंग है, 20 साल चलेगी, एसेट हो गया। तो इसकी लाइफ आपको सोच सकते हो, मैंने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के,
तो जब तक बेचूंगा नहीं मेरे पास ही रहेंगे 10 साल 20 साल 50 साल, तो ये एसेट, ठीक है। पैसा जाना इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस, है ना। पूछो। तो सर जो कंपनी के शेयर होते हैं वो कोई भी खरीद सकता है। बाकी शेयर्स चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें सीखेंगे शेयर्स के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि ओनर ने अपने पर्सनल खर्चे जो बिजनेस है राम स्टोर है उसके एक्सपेंस में लिखवा दिया था। इसका मेडिकल एक्सपेंस, लेकिन इसने इस कंपनी के एक्सपेंस में राम स्टोर के एक्सपेंस में लिखवा दिया। आगे पूछ रहा है इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड, कौन सा वायलेट किया, कौन सा ओवररूल करा, कौन से को एंटिटी। सही है। थर्ड क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड by the owner as a liability ensures adherence of principle of, मतलब फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो अगर हम कैपिटल को एक सेपरेट लाइबिलिटी मानते हैं, ये नहीं कि ओनर का पैसा लगा हुआ है इसको रिकॉर्डिंग मत करो, ऐसा नहीं करते, इसको सेपरेट रिकॉर्ड कर रहे हैं एज अ लाइबिलिटी। तो किस कॉन्सेप्ट की वजह से कर रहे हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से कर रहे हैं। तो आंसर इसमें है लास्ट ऑप्शन, सेपरेट एंटिटी ऑफ लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गया जी, द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट सेम बातें कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि प्रोप्राइटर के पैसे को हम क्रेडिटर क्यों बोल रहे हैं। तो क्रेडिटर और लायबिलिटी दोनों ही लायबिलिटी होती है। एंटिटी कॉन्सेप्ट सही है जी। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है, आंसर सेम चल रहा है, आपको माइंड में फिट कर लेना है, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए कि कोई भी लैंग्वेज एग्जाम में आए तो आप उससे हैबिचुअल हो गया, वहां जैसे क्वेश्चन पढ़ा है कैसी लैंग्वेज आ सकती है, एग्जाम में नया ना लगे। फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज पेज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनके ध्यान से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ड्राइंग्स पढ़ हमने सीख लिया कि ओनर पैसा बिजनेस के अंदर से निकाल रहा है अपने पर्सनल काम के लिए। सिंपल सी बात कितनी बोलूं कि पैसा अगर राम से राम स्टोर में जा रहा है तो हम इसे कैपिटल बोलेंगे। अगर पैसा राम स्टोर से राम के पास जा रहा है तो हम इसे ड्राइंग्स बोलेंगे। क्लियर है जितनी बात? क्लियर है जितनी बात? अच्छा देखो होता क्या है, सर ड्राइंग से वही पैसे हैं जो हमने राम स्टोर में लगाया। हाँ बिल्कुल सही, उसमें से 10 लाख रुपए लगा दिए टोटल। अब वो पैसा बढ़ता भी रहेगा, प्रॉफिट होगा तो घटेगा, लॉस होगा तो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा चाहिए। मान लो मुझे 5000 रुपए चाहिए, निकाल लिया, 3000 रुपए चाहिए, निकाल लिया, वो ड्राइंग हो गया। सर जो जैसे हमने पैसे ले लिए तो वो वापस भी देने पड़ते हैं। पैसा देखो इस पर डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है, समझते हैं पहले। लायबिलिटी किसे कहते हैं कि सर पैसा मुझे मिला और मुझे वापस नहीं करना तो रेवेन्यू, पैसा मुझे मिला और वापस करना तो लायबिलिटी। अब कैपिटल लायबिलिटी कैसे है, जो ओनर से पैसा लिया वो रिटर्न करना, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है, वापस कब करना है, जब कंपनी बंद होगी उस दिन, ये टाइम। अगर उससे पहले कर देते तो, उससे पहले क्या, अगर उससे पहले वापस रिटर्न कर देते तो पैसे रिटर्न होगी नहीं, पॉसिबल नहीं, बिना कैपिटल की कंपनी नहीं हो सकती ना, ठीक है। ओनर सारा पैसा निकाल लेगा बिजनेस का तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर समझ में नहीं आया हुआ। बिना पैसों, जैसे इनका क्वेश्चन ये है कि सर 10 साल की मान लीजिए 10 साल बाद बिजनेस बंद करने वाले हैं, ओनर ने 8 साल बाद ही पैसे निकाल लिए सारे, तो क्या होगा, तो उसी दिन कंपनी बंद हो जाएगी। ये आंसर ठीक, समझे ध्यान से। सर हमने कैपिटल वर्ड समझ लिया अच्छे से, ड्राइंग वर्ड समझ लिया अच्छे से, समझे ध्यान से। सर जो ओनर है डेफिनेटली वो उसका पूरा अधिकार, उसे कोई टोकने वाला नहीं। जैसे आज की डेट में फॉर एग्जांपल आपको 3000 रुपये महीना पॉकेट मनी होती है फॉर एग्जांपल, मतलब 100 रुपये रोज के हो गए लगभग, तो आप अच्छा उसमें खर्चा कर रहे हो, अपना रिचार्ज करा लिया, कुछ बाहर खा पी लिया, ये सब खर्चे चल रहे हैं। अगर आपको लिमिट ना दी जाए पॉकेट मनी की, कि कहीं अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, आपको बोला हुआ है जितने चाहे आप निकाल सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो, जिस काम के लिए चाहे निकाल सकते हो, तो फिर ज़्यादा फिजूल खर्ची होगी, खुला हाथ हो जाएगा। तो एक दिन प्रोप्राइटर को भी ऐसा ही फील हुआ कि भैया मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, मैं जब मुझे पैसा निकालता रहता हूँ फॉर्म के अंदर,
जैसे सेलो ही पैसा दिखा मुझे गल्ले के अंदर, काउंटर के अंदर, मैंने पैसा निकाल लिया, खर्च कर लिया। तो मैं अपने खर्च को कंट्रोल कैसे करूँ, उसके लिए कॉन्सेप्ट आया, थोड़े ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स समझते हैं क्या चीज? तो प्रोप्राइटर हम अकाउंटेंट के पास आता है, वो कहता है देख भाई मैं इंटरेस्ट ड्राइंग्स तो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता अपने ड्राइंग्स के ऊपर क्योंकि मैं जब चाहे पैसा निकाल लूँ, लेकिन एक काम क्या करना, राम स्टोर अब से मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जब मैं ड्राइंग्स करूँगा। फॉर एग्जाम्पल 10% का इंटरेस्ट रेट, तो मान लीजिए राम ने यहाँ से 10,000 रुपए की ड्राइंग करी, तो उसको साले के एंड में उस पे 1,000 रुपए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? इस तरीके से कंप्लीट करता हूँ, पहले कंप्लीट कर लो। अगेन प्रोप्राइटर ने अकाउंटेंट को बोला कि जब भी मैं ड्राइंग्स करूँ मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, राम स्टोर राम से इंटरेस्ट चार्ज करे। एग्जांपल 10% दे दिया मैंने, 10,000 रुपए की ड्राइंग करी है तो उसको 1,000 रुपए इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उससे देखो होगा थोड़ी सी मेंटल स्टेट वाली बात है कि अब राम को पैसा निकालते टाइम ऐसा फील आएगा कि मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, बैंक से लोन ले तो उसको भी इंटरेस्ट देता, यहाँ से निकालो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब शायद वो थोड़ी कम ड्राइंग करे, शायद सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही ड्राइंग करे, या कुछ खर्चे शायद पोस्टपोन करने की कोशिश करे कि शायद इंटरेस्ट का रेट कम हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए साल की शुरुआत में पैसा निकालो तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और 2 महीने बाद पैसा निकालो तो 10 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। समझ पा रहे हो? तो कम से कम इंटरेस्ट देने की वजह से इसकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि मैं कम से कम ड्राइंग्स करूँ ताकि इंटरेस्ट भी कम से कम चार्ज। इसलिए इसने कॉन्सेप्ट ये बोला प्रोप्राइटर को कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है कि देखो ओनर अपने ही दुकान से पैसा निकाल रहा तब उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट के दम पर ये हो सकता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट के दम पे हो सकता है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ही इन दोनों को अलग-अलग कहता है। ये दोनों अलग-अलग कुछ सर एक्चुअल में इंटरेस्ट परसेंटेज कितनी होती है? जो हर पर देखो किसी ने लॉ में नहीं लिखी हुई है। तो मेरी दुकान, मैं खुद पर ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहूँ, मेरी इच्छा। कोई लॉ क्यों बनाएगा, किसको इंटरफेयर करना? देखो लॉ वहाँ बनता है जहाँ पब्लिक मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक, स्कूल में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, कॉलेजेस में रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमारा पब्लिक लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी पब्लिक इन्वॉल्व है। प्रोप्राइटरशिप में इस जो शॉप्स हैं आपको आसपास दिखेंगे उसमें बहुत लीस्ट जो है रिस्ट्रिक्शंस। तो प्रोप्राइटर वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकता है जब चाहे कर सकता है, जब चाहे, टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट नहीं है। 0 कर दे, 15 कर दे, 20 कर दे, 5 कर दे, 30 कर दे, 50 कर दे। उसने अकाउंटेंट को बोलना कि 8 से ये वाला आएगा, 8 से वाला सर एक चीज, हाँ जी, सर जैसे वो सारे पैसे निकाल लेता है, सारे पैसे निकालेगा तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन सर जैसे उससे एक मिनट ले लिया सारे पैसे मान लो, तो सर वो बाद में रख देगा वो पैसे, जैसे आप कह रहे हो कि वो सारे नहीं उठा सकता। चलो डिस्कस करते हैं इसका। तो वो डाउट आ रहा है कि सर आपने कहा जिस दिन वो सारे पैसे निकाले कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन सर ऐसा प्रैक्टिकल लग नहीं रहा क्योंकि निकालने को तो निकाल भी सकता है पैसे, वो पैसे निकाल थोड़ा कंपनी बंद हो जाएगी। कौन सी ग्राहक आने बंद हो गए, कौन सी क्रेडिटर गुड्स देने बंद कर देंगे, ऐसे कैसे कंपनी बंद हो जाएगी? ये डाउट आ रहा। सर कैपिटल लगाई मैंने 10 लाख, यहाँ पे कैश आ गया 10 लाख, मैं इक्वल करके दिखा रहा हूँ। 10 लाख रुपए मतलब 10 लाख रुपए राम स्टोर में लगाए, राम स्टोर में 10 लाख रुपए रखे मैंने पर। अब कैश से तो बिजनेस नहीं चलेगा, इन पैसों से बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे। सर बिल्डिंग खरीद ली मैंने 2 लाख, कैश 8 लाख रहेंगे। सर मशीन खरीद ली मैंने 1 लाख, कैश 7 लाख रहेंगे। सर फर्नीचर खरीद लिया मैंने 5 लाख का, कैश 2 लाख रहेंगे। गुड्स खरीद लिए मैंने 1 लाख, कैश 1 लाख रहेंगे। 10 लाख रुपए निकाल के दिखाओ। फिर जब सब बेचेंगे हम क्या करते हैं, हम इमेजिन कर रहे होते हैं 10 लाख कैपिटल लगाइए, उसको निकालेंगे। भाई निकालोगे कैसे? वो कैश के फॉर्म में थोड़ी, इसके कैपिटल 10 लाख रुपीस है, ये कैश निकालना भी चाहे तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए निकाल सकता है, उससे ज्यादा कैश आएगी, तभी 9 लाख की कैपिटल बचेगी। तो सर उससे कंपनी कैसे बंद हो जाएगी?
10 लाख रुपए निकाल लेगा तो पूरा नहीं जैसे अपने 1 लाख का 1 लाख 1 लाख कैश निकला ना, कैपिटल तो निकली सारी। ठीक। आपका क्वेश्चन था सारे पैसा कैपिटल का निकाल लेता है तो कंपनी में, मेरा आंसर ये था। मैंने कहा था कैश निकाल लेता है। 1 लाख रुपए कैश निकाल सकता है, कंपनी बंद नहीं होगी उससे। 1 लाख कैश गायब हो जाएगा, कैपिटल 9 लाख रुपए की रह जाएगी, बाकी सब बस एज इट सर इज वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगा फिर? कैश से देगा। वो अगर एक कैश निकाल लेगा निकाल तो लिया। इसका निकालेगा नहीं ना। जब आपका क्वेश्चन है वो तो इमेजिनरी क्वेश्चन है ना दोस्त, कि बाय चांस वो 1 लाख रुपए निकाल लेता है तो मैंने कहा कि 1 लाख रुपए निकाल लेगा तो यहाँ से कैश गायब हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। ये आंसर है इसका। तो सैलरी कैसे देगा, दे ही नहीं पाएगा सैलरी, सारी पेमेंट पेंडिंग होती रहेगी, इसीलिए कैश निकालता नहीं होगा। ये लोग कैश जो रखा हुआ है, सबसे बेकार की एसेट होती है कैश। पढ़ेंगे ग्रेजुएशन 3rd ईयर में चैप्टर आएगा, सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें चैप्टर आएगा कैश मैनेजमेंट। सबसे बेकार की एसेट होती है सर कैश। क्यों? जो 1 लाख रुपए फॉर्म के अंदर रखा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं से तो लाया होंगे। यार पैसे यहाँ 1 लाख रुपए ना रख करके बैंक में रखो, इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी कर दो, गोल्ड खरीद लो, रेट बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे रखना पड़ता ट्रांजैक्शंस के लिए। तो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, पैसा कहाँ से आएगा, रेंट देना है, पैसा कहाँ से आएगा, बिल देना है, पैसा कहाँ से आएगा, थोड़े पैसे रखने पड़ते हैं मजबूरन। तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बेकार का पैसा पड़ा रहता है। अभी कितना अमाउंट रखना चाहिए ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी के लेवल पर डिपेंड करता है। कोई कंपनी 10 लाख रुपए रखेगी कैश, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, कोई रखेंगी कम। छोटे आसपास दुकानदार होंगे, आपको वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये रखेंगे नॉर्मली। एक दुकान पर छोटी दुकान है, अगर ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ दुकान तो सिर्फ चेंज रखते हैं। तो मान लीजिए रिटेलर लोग, मैं थोड़ा किसी को पेमेंट करनी है 20,000 रुपये, वो तो सिर्फ कोई आया मान लो ग्राहक 300 रुपये सामान नोट दे रहा 2000 का, 1500 रुपये उसको चेंज देना, मतलब इस काम पे थोड़े पैसे रखूंगा कोई, है ना। तो कैश कितना रखना है कमेंट में डिपेंड। ये पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 में हम कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ओनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करता है। तो सर एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करता है वो, क्योंकि ओनर अलग हो गया और अपने ही पैसे पर इंटरेस्ट दे रहा हो, एंटिटी कॉन्सेप्ट ही कर सकता है। Next, business enterprise is a separate identity apart from its owner. Owner से अलग होगा। Accountant should treat a business as distinct from its owner. Owner से अलग treat करना चाहिए। ये concept का क्या नाम है? Entity concept. 7th question. प्रोप्राइटर के पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हमें बिजनेस के अकाउंट्स में चार्ज नहीं करना, उसको बिजनेस के अकाउंट्स में एक्सपेंस नहीं लिखना। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। 8th क्वेश्चन, प्रोप्राइटर जो होता है, ओनर जो होता है, उसे क्रेडिटर ट्रीट करते हैं हम। क्यों ट्रीट करते हैं? एंटिटी कॉन्सेप्ट। आंसर वही है जी, लैंग्वेज बदल रही है। आप जितनी भी लैंग्वेज में आज तक क्वेश्चन आया हुआ है, किसी बुक के अंदर है, आपको सारी लैंग्वेज प्रोवाइड करा दी गई, कभी कंफ्यूजन नहीं लगेगा। कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ जी सर, कोई प्रोप्राइटर कोई ड्राइंग्स करता है और वो उसके 1 महीने बाद ही कोई कैपिटल खरीदता है कंपनी के लिए। कैपिटल खरीदता है कंपनी के लिए मतलब? कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपना जो अमाउंट है वो कोई बिल्डिंग या कोई गुड्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो जो उसको इंटरेस्ट देना था साल के एंड में, वो इससे कट हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो उसको अलग से समझ पा रहा हूं। सर ये मिस्टर राम है और ये है राम स्टोर। ये पोजीशन है जी, 10,000 रुपए की ड्राइंग कर ली मिस्टर राम, ठीक। उसके 1 महीने बाद क्या हुआ बताओ? उसने 20,000 के कैपिटल खरीद लिए। कैपिटल खरीदी कैसे जा सकती है? उस कंपनी के लिए कोई पे इन्वेस्ट कर दिए। एक शेयर खरीदना चाह रहे हो किसी कंपनी के? नहीं, उसने कोई एसेट खरीदा, 20,000 कंपनी में डाल दिया। कैपिटल नहीं लगाई इसने? हाँ जी। अच्छा, एडिशनल कैपिटल कहते हैं उसको। जैसे 10 लाख रुपए हमने कैपिटल स्टार्टिंग में लगा दी, उसके बाद हमें लग रहा है बिजनेस और ग्रो कर रहा है, मैं और पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो घर से और पैसा लेकर के आया, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट। दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। हाँ जी, उसने 20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई। अब जो उसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना था वो इससे कट हो सकता है कि नहीं? देखिए सर, एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000 रुपए की। अब इसमें सर क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैपिटल पे जो है इस 20,000 को 10,000 से सेट ऑफ कर दो, मतलब ऐसा मानो कि 10,000 कैपिटल लगाइए एक्स्ट्रा, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये क्वेश्चन है। या फिर इसको इंटरेस्ट अलग पे करना पड़ेगा और 20,000 रुपए लगा दिए, ये अलग रहेगा। तो सुनिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
उसी तरीके से टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आने वाले टाइम में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए। सर मैं जो ओनर हूँ, मैंने 10 लाख रुपये कैपिटल लगाई, अगर ये पैसा मैं कहीं एफडी कर देता तो उस पर इंटरेस्ट मिलता, किसी को लोन दे देता तो उस पर इंटरेस्ट मिलता, गोल्ड खरीद लेता उसकी वैल्यू बढ़ जाती, उस पर प्रॉफिट होता। लेकिन वो करना करके ना बिजनेस के अंदर लगाया है पैसा, तो मैं ये कैलकुलेशन लगाता हूँ, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ऑनली, मतलब प्रोप्राइटर अकाउंटेंट से कहता है कि भाई मैं जितनी कैपिटल लगाऊं मुझे इस पर इंटरेस्ट देगा राम स्टोर, इस हिसाब से अकाउंटिंग करना, ठीक बात है। उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10 लाख पे, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 20,000 पे, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कटेगा 10,000 पे। बोथ आर सेपरेट, मिक्स नहीं करते हैं। देखो आगे जाके जो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं अकाउंट्स में केस स्टडीज आती है। केस स्टडीज कैसे होती है कि सर हमारे पास पुरानी मशीन रखी थी 3 लाख रुपए की, बिक गई, और छोटी मशीन खरीदी हमने, वो भी 3 लाख की है, तो अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, 3 लाख की बेची, 3 लाख खरीदी, ना पैसे गए ना पैसे आए, तो ऐसे अलाउड है क्या? तो आंसर इज नो। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, मशीन की सेल हुई, पुरानी मशीन पता नहीं कितने की खरीदी होगी, कितने की बेची, प्रॉफिट लॉस हुआ होगा उस पर, वो कैलकुलेट अलग करो। नई मशीन अलग खरीदी, उसको अलग रिकॉर्ड करो, उसकी अलग लाइफ होगी, उस पर अलग डेप्रिसिएशन होगा, है ना। तो मिक्स नहीं कर सकते हम चीजें। इसी तरीके से हम इसको भी मिक्स नहीं कर सकते। ड्रॉइंग्स इज अ सेपरेट अकाउंट एंड एडिशन कैपिटल इज अ सेपरेट अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं जी पहला क्वेश्चन। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिकॉज, जो नॉन फाइनेंशियल है, जो मनी की फॉर्म में नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से। सेकंड क्वेश्चन, which concept requires that those transactions which can be expressed in terms of money should be recorded in the books of account। कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो चीज मनी में मेजर हो सके सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज can't be shown in the balance sheet because of dash concept। ह्यूमन रिसोर्स क्या है सर? सर मेरी कंपनी में बहुत ज्यादा अच्छे एम्प्लॉइज हैं, बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, और मेरे कॉम्पिटिटर की कंपनी में बड़े बेकार एम्प्लॉइज हैं, कोई टैलेंटेड नहीं, लेकिन ये चीज मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो कर सकता। हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कोई इन्वेस्टर है वो ये भी शायद देखना चाहेगा कि इस कंपनी के ज्यादा अच्छे एम्प्लॉइज हैं, ज्यादा क्वालिफाइड एम्प्लॉय हैं, इस कंपनी में कम क्वालिफाइड हैं, तो ये कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, सारा काम एम्प्लॉइज करते हैं, लेकिन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख ही नहीं सकते क्योंकि मनी में मेजर नहीं कर सकते। जितनी भी कमियां हैं अकाउंट्स के अंदर उन सभी पर वर्कआउट हो रहा है, रिसर्च चल रही है। सीए फाइनल में चैप्टर आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसमें अभी काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। समझ लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स को भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहें तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी थ्योरेटिकल है, जिस दिन वो पास हो जाएगा, रूल बन जाएगा, उस दिन से ये वाला पॉइंट कट जाएगा क्वेश्चन, उस दिन से ह्यूमन रिसोर्स भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो पाएगा। तो सर ये ह्यूमन रिसोर्स इससे कट जाएगा मनी मेजर कॉन्सेप्ट से? नहीं, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉर्ड नहीं करते, टेबल लेंथ होगी नहीं अकाउंट्स में, क्योंकि रिकॉर्ड कर पाएंगे ना, है ना। ये लिमिटेशन की कमी अकाउंट्स की हट जाएगी, ये कमी रहेगी नहीं जब वो पास हो जाएगा रूल। तो इन्वेस्टर्स को उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं ये आगे। नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इसी पेज पे आपका। यस सर। अच्छा, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटेंट्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑफ टाइम। आर्बिट्रेरी मतलब कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं वो, आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम, कोई से भी, फिक्स नहीं है कुछ। तो किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, किस कॉन्सेप्ट ने कहा है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स लो पूरी लाइफ टाइम में, पीरियोडिसिटी पूरी लाइफ टाइम को छोटे छोटे पीरियड्स में बांटो। इन जनरल 12 मंथ का होगा। नेक्स्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन 6 लिखा है, क्वेश्चन 1 कर लेंगे, है ना। पहले वाला क्वेश्चन 6 लिखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, हम सीक्वेंस ही कलर करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन, prepaid expenses related referred to those expenses which have been, बताइए प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहेंगे?
क्या लगता है? पहले paid but not increased मतलब- at first option. ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल मीनिंग पूछ रहा हूँ आपसे। paid for हम मुझे बताइए ए बी सी में से कौन सा प्रीपेड, वन बाय वन पूछता हूँ मैं। ये ऑप्शन कोई बताना चाहे? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। प्रीपेड बेसिकली क्या चीज है? एडवांस में पेमेंट, मैं पेमेंट कर रहा हूं आज, लेकिन वो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आज ही पेमेंट कर रहा हूं, दिस इज प्रीपेड। तो ये पेड फॉर 2020, तो सेम ईयर का सेम ईयर में पे कर रहे हैं, कोई एडवांस तो नहीं है। पिछले साल का इस साल पे कर रहे हैं, वो एडवांस तो नहीं है बल्कि तो लेट है। नेक्स्ट ईयर का इस साल पे कर रहे हैं, तो ये प्रीपेड हुआ ना, ठीक है। सर ये सेम कॉन्सेप्ट फोन रिचार्ज में भी होता है। हाँ जी, चलिए प्रीपेड बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर सही है? देखो सी में लिखा हुआ है दोस्त नॉट पेड, क्या प्रीपेड नॉट पेड हो सकता? प्रीपेड का मतलब ये पे कर दिया, प्रीपेड का मतलब ये कि पे कर दिया। एडवांस में पे करना। तो सर बी और सी तो पक्का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है नॉट पेड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है नॉट पेड, ये तो पक्का नहीं है कि नहीं? प्रीपेड का मतलब ये पे पक्का कर दिया, अब पे करा है नेक्स्ट ईयर का खर्चा इस साल। अब ए और डी में से ढूंढो। तो डी होगा प्रीवियस Sir, डी प्रीवियस ऑप्शन नंबर ए, देखो सर करेक्ट तो लेकिन अभी सब जाओ सब लोग देखो जी कितने हिंट दे रहा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है कि पेड, सही कह रहा है, पे हो गया। और इसमें लिखा हुआ है पे करा है ड्यूरिंग करंट पे, इसी साल पे करा है। अभी नहीं बात कर रहा मैं किस साल का है, खर्चा इस साल पे करा, ये बिल्कुल सही है। प्रीपेड उसे ही कहते हैं जो पे इस साल कराओ। नॉट इनकर्ड, वो खर्चा हुआ ही नहीं अभी तो हमारा। इनकर्ड मतलब एक्चुअली में खर्च हो जाना। सर मेरे एम्प्लॉय ने 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक काम कर लिया, तो 31 मार्च को मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंस इनकर्ड, खर्चा हो गया 31 मार्च को, भले मैंने पे ना करा उसको भी इनकर्ड हो गया। तो खर्चा कह रहा है कि मैंने पे कर दिया, इसी साल पे कर दिया, बट वो खर्चा हुआ ही नहीं मेरा। सर एम्प्लॉय आता है कि सर मेरे घर में मैरिज है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे 2 लाख रुपए एडवांस दे दो, आगे जाके मेरी सैलरी में से काट लेना। इनकर नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ, ये इनकर नहीं हुआ, पेमेंट हुई है लेकिन खर्चा नहीं हुआ अभी तक। एसेट है ना, तो एडवांस पे करना किसी को एसेट होती है, एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। खर्चा हुआ ही नहीं है, इसी साल पे करा है और पे कर दिया, तीनों बातें प्रीपेड वाली बात कर रहा है, ठीक है। और बारीकी से पढ़ने होता है, ए ऑप्शन आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हम एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट कौन सी बात गलत है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स बेसिकली। ऑप्शन ए कहता है कि सर रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, सही बात है बिल्कुल। अब बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में घूमते रहो, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, साइन चेंज होता रहेगा। बताओ जी बी ऑप्शन सही लग रहा है क्या? बी ऑप्शन सही है, ट्रू है फॉल्स है? बी ऑप्शन ट्रू है ना, प्रॉफिट को एलएचएस में ले गया, एक्सपेंस को आरएचएस में ले गया, ट्रू है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। सी ऑप्शन फॉल्स, सी ऑप्शन फॉल्स, क्योंकि सर रेवेन्यू और सेल्स एक ही बात है, रेवेन्यू और सेल्स एक ही बात है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, रेवेन्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस, बताओ ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है, एलएचएस आ रहा है। हाँ, प्रॉफिट एक्सपेंस को उधर ले गए ए ऑप्शन में, तो ये बन जाएगा डी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी अब।
Which accounting concept makes a distinction between receipt of cash and right to receipt of cash? मतलब पैसा मिलना ये अलग बात है और पैसे मिलने का अधिकार आना। जैसे पहले वाले में एग्जांपल दूं, कैश सेल्स, गुड्स बेचे, पैसे आपके मिल गए। दूसरा एग्जांपल दूं, उधार में बेचा, अधिकार आ गया पैसे लेने का। तो केवल कॉन्सेप्ट ने सिखाया है कि ये दो अलग अलग बात है। केवल कॉन्सेप्ट ने लास्ट बट नॉट ऐसे बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्सेप्ट? आउटस्टैंडिंग वर्ड रिवाइज करते हैं जी। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग है पेमेंट पेंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग है जी पेमेंट पेंडिंग। सर मार्च की सैलरी अभी एम्प्लॉय को दी नहीं हमने और मार्च के एंड में अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो मार्च की सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे क्योंकि पेमेंट पेंडिंग। सर मार्च की सैलरी मार्च में पे नहीं हुई, लेकिन क्या मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे? मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम खर्चे में जोड़ेंगे इसी साल के। ये किसने सिखाया हमें? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने सिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड पे बनाया जाता है। यही इनकम स्टेटमेंट है जो हमारे प्रॉफिट कैलकुलेट करके देते हैं। 11th के ही कोर्स में है, सेकंड लास्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज नॉट टेकन एज सेल इज बेस्ड ऑन व्हिच कॉन्सेप्ट? तो डेटर से एडवांस ले लिया। सर ऐसा तो आपने पढ़ा है नहीं। आपने दो बातें पढ़ाई थी कि कस्टमर दो टाइप के होते हैं, या तो सामान लेते हैं और पैसा हाथ किया दे देते हैं, उनका नाम हम लिखते ही नहीं। सेकंड टाइप के कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमसे सामान लेते हैं और कहते हैं पैसा बाद में दे जाऊंगा, उधार में देते हैं, उनको हम डेटर्स कहते हैं। ये कौन से तीसरे टाइप का है? तो देखिए ऐसा तब होता है जब सामान ऑर्डर पे बनता है। कोई सामान ऐसा है जो ऑर्डर पे बनता है, ऐसे टाइप के बिजनेस में एडवांस का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपको जो मैंने नोटबुक वगैरह दी, तो नोटबुक जो मैं प्रिंट कराता हूँ, मान लीजिए मैंने जो रजिस्टर वाला है उसको मैंने ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे 1000 रजिस्टर्स प्रिंट करके दे दो। डिजाइन पास हो गया, सब कुछ हो गया, और मैं कहूँ कि तुम रजिस्टर दे दो, मैं उसके 3-4 महीने बाद पेमेंट करूँगा। उसकी ऑर्डर देने के बाद मैं मुकर के रजिस्टर नहीं लेने, तो उसके जितने भी मेरे प्रिंट कराए हुए रजिस्टर होंगे सब बेकार है उसके लिए, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट का प्रिंट किया हुआ कोई और तो लेगा नहीं। ऐसे केस में मुझसे एडवांस लेगा। सर आपका ऑर्डर मान लीजिए 50,000 रुपए का हो गया, तो अब 10,000 रुपए एडवांस दे दीजिए, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सारा ऑर्डर मिल जाएगा तब पेमेंट कर देना। समझ पा रहे हैं? एग्जांपल केक भी हो सकता है, जैसे हम केक का ऑर्डर हाँ केक का ऑर्डर देते हैं बिल्कुल जी। अगर आपने स्पेशल ऑर्डर दिया है अपने अकॉर्डिंग केक का, तो एडवांस देना पड़ता है उसके लिए, है ना। कोई शर्ट का फैक्ट्री है, कॉलेज का आया है वो ऑर्डर कि हमारे कॉलेज में टूर्नामेंट हो रहा है, कॉलेज की टी-शर्ट्स बनेंगी, उसमें भी एडवांस देना पड़ेगा उनको, है ना। सर अगर जैसे एडवांस दे दी, सारी टी-शर्ट्स बन गई, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करी, कहा ये टी-शर्ट्स मेरे काम की है। हाँ तो बिल्कुल ऐसा में लॉस होता है। सर इनका एग्जांपल है कि सर मान लीजिए मैंने एडवांस तो दे दिया, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 10,000 रुपए दे दिए उसको और रजिस्टर टोटल 50,000 रुपए के, और मैं नहीं ले रहा वो रजिस्टर। फिर तो ऐसे केस में देखो क्या होता है, बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो रिस्क पे करता है। 50,000 रुपए उसके डेफिनेटली मर जाएंगे, उसको ऐसा रद्दी में बेचेगा, 10,000 रुपए मिल गया एटलीस्ट उसको बस पता है मिल क्या है, सामने वाले की बस, सामने वाला इजीली मुकर ना जाए, सामने वाला बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन में मुकरेगा। बस ये कॉन्सेप्ट 10,000 रुपए एडवांस देने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि सामने वाला तभी ऑर्डर कैंसिल करेगा जब बहुत ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो उसकी आउट ऑफ कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ही बंद हो गया, क्या करूंगा, रजिस्टर का मना कर दिया, कॉलेज का ऑर्डर आया हुआ है, टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, मतलब बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन है। फिर वो टूर्नामेंट तो पोस्टपोन भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो फिर टी-शर्ट मैं कुछ ना ईयर के साथ लिखवा रखा हूं कि इस ईयर के हैं और इस कॉलेज के, इसलिए बेकार हो सकता है। ठीक, खैर ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो बिजनेस का डिस्कस कर रहे हैं, हमें अकाउंट्स का डिस्कस करना है। देखो ऑर्डर दे दिया, कैंसिल हो गया ना, हमें क्या मतलब, वो प्रोवाइडर देखेगा कैंसिल करना है कि नहीं करना होगा। हमें तो पता था वो सामान लिया तो रिकॉर्डिंग करो, नहीं लिया तो रिकॉर्डिंग करो, हमें तो रिकॉर्डिंग जानते तो हैं। बिजनेसमैन का जो अकाउंटेंट होगा वो सिर्फ 10,000 लिखेगा जो अभी दे दिया, हमने एडवांस दे दिए, बस वही लिखेगा। हाँ
बस वो लिखेगा एडवांस फिलहाल। जिसने पैसा लिया है वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा इसको, जिसने पैसा दिया है वो एज एन एसेट रिकॉर्ड करेगा। और जो वो है फैक्ट्री ओनर का जो है वो उसे बैड डेट्स में लिखेगा। अगर उसने सामने नहीं दिए तो हाँ बिल्कुल बैड डेट्स तो वो होंगी जो उसके 50,000 रुपये। वही 50,000 रुपये लिखेगा। लेकिन सर हो सकता है उसने रजिस्टर बुक किया हो अपनी दुकान खोल दे, उसे रजिस्टर देख ले उसे, लेकिन सभी सभी स्कूल के अपने एक मिनट दोबारा पूछो। सर जैसे अपने रजिस्टर लिए छपवाए अपने नाम से, तो सर हो सकता है अपनी दुकान खोल के उधर सेल पे लगा दो, रजिस्टर देख लो आप। हाँ देखो सर 10,000 रुपये मैंने सुना था मैं 3 चीज़ समझा था। 10,000 रुपये मैंने एडवांस दे दी कि सामने वाले के लिए लायबिलिटी हो गई, फैक्ट्री वाले के लिए क्योंकि एडवांस पैसा दिया है, मेरे लिए एसेट हो गई। ठीक, अब मान लो काम कंप्लीट हो गया, रजिस्टर बन गया, मैं उससे रजिस्टर ले लेता हूँ, केस 1 रजिस्टर से ले लेता हूँ सारे के सारे, उसको 40,000 रुपये दे देता हूँ बैलेंस अमाउंट। ठीक, तो अपने क्या करेगा 10,000 की लायबिलिटी काट देगा और 50,000 रुपये की सेल रिवॉर्ड कर लेगा, ऐसे ही करेगा। समझ पा रहे हो एग्जांपल है? एडवांस 10 दिए थे, काम होने पे 40,000 रुपये देती है बैलेंस, तो 50,000 रुपये की सेल रिकॉर्ड कर लेगा, 10,000 की लायबिलिटी काट देगा। अब सेकंड सिनेरियो कि मैं सामान नहीं लेता, उस टाइम क्या करेगा वो 50,000 से डिमांड करेगा, मैं कहता हूँ मुझे तो रजिस्टर नहीं चाहिए भैया, तो क्या करेगा 10,000 की जो उसकी एडवांस मिले थे, ये मान लो कि 10,000 रुपये कैश मिल गए डेटर से, 40,000 बैड डेट हो गए। समझ रहे हो बात को? 40,000 के बैड डेट हो गए। अब उसको वो उन रजिस्टर्स को एज अ स्क्रैप या हाफ रेट में या उतना ही रेट में उसको बेचेगा। अगर नॉर्मल टाइप से बिक पा रहे हैं, नॉर्मल रेट पे बिक पा रहे हैं तो वो सेल्स नाम से रिकॉर्ड करेगा। ठीक, अगर एज अ स्क्रैप बिक पा रहे हैं आधे रेट में उससे कमेंट तो एज अ स्क्रैप रिकॉर्ड करेगा। मतलब वो सेपरेट हम पता क्या मिक्स नहीं करते एक चीज को। 40,000 रुपये मर गए वो बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे, रजिस्टर बिक गया मान लो सारे 30,000 रुपये, 30,000 की इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, मिक्स नहीं करेंगे हम। ले लो मेरी बात। तो सर इसमें लॉस किसका होगा, उसका ही जिसने रजिस्टर बनाए उसका अगर रजिस्टर ठीक ठाक रेट में बिक गए तो उसका लॉस नहीं होगा, है ना? कमेंट में भी तो लॉस होगा। चलिए तो सर बिजनेसमैन का लॉस नहीं होगा इसमें, अगर उसने जो जो- एडवांस दिया था जिसने एडवांस दिया था उसको तो टेंशन का लॉस है, उसका तो लॉस क्लियर है, 10,000 का लॉस है ना, ऊपर ना नीचे। सर अगर ट्रांसपोर्टेशन में 5,000 के रजिस्टर खराब हो गए तो किसका लॉस होगा? सर ट्रांसपोर्टेशन के लॉस की ड्यूटी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट। इसको समझते ध्यान से सुनिए। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर एक चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उस एक्ट के अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर कोई किसी को सेल करता है तो उसमें क्या रूल होते हैं, किसका रिस्क होता है, किसकी क्या लायबिलिटी होती है, किसको क्या पे करना होता है, वो सब उसमें पढ़ेंगे। तो वहाँ का रेफरेंस लेकर के मैं आपको आंसर देना। उनका डाउट ये है कि सर मिस्टर ए ने सामान भेजा, ट्रक में रखा हुआ है और मिस्टर बी के पास कम पहुंचे, रास्ते में खराब हो गए या चोरी हो गए या गल गए, कुछ भी व्हाटएवर, आग लग गई कुछ गुड्स के अंदर, इसके पास कम पहुंचे, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, नुकसान किसका? सही आंसर दिया जी आपने। ये ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है ना, तो वो तो बड़े बिजनेस का जो काम होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो सेपरेट लीगल कंपनी, जब ये इसको हैंड ओवर करेगी उसी टाइम इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी इस ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी को सारा आइटम चेक कराएंगे। या तो देखो ये आइटम दे रहे हैं, रास्ते का इंश्योरेंस भी होगा और टोल टैक्स वगैरह उसकी भी पेमेंट का हिसाब किया जाएगा कि कौन पे करेगा। रास्ते में ये लेके जा रहा है, रास्ते में चोरी हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी देगी इसको, ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है मतलब। अच्छा सेकंड केस, सर इनका ना लेकिन रिस्क नहीं होता। क्या मतलब? जिम्मेदारी होती है लेकिन रिस्क नहीं होता। ये दो बातें अलग कैसे बोल रहा हूँ समझ आएंगे। अच्छा छोटे से एग्जांपल दो, मान लीजिए मैं घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा घर लॉक रहेगा, तो कार जो है मेरे पास वो मुझे बाहर खड़ी रहती है, कोई डैमेज ना कर दे, तो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ उसके फ्लैट में पार्क करा दी। जब वापस आया मैं तब तक कार चोरी हो गई, तो क्या मैं कार के पैसे अपने फ्रेंड से लूंगा या नहीं लूंगा? नहीं दोनों आंसर है इसके। पता कैसे? सुनो सर, कार की ओनरशिप मेरी है, चोरी का रिस्क मेरा है, लेकिन उसकी ड्यूटी उसकी पूरी किया जाता है।
देखो मैं उससे डिमांड करूंगा, मान लो फॉर एग्जांपल कोर्ट में ही जाता है, सपोज मैं कोर्ट में जा रहा हूँ कि मैंने कार इसमें रखवाई थी और कार यहाँ पर है नहीं, कह रहा चोरी हो गई, मुझे नहीं पता जी, मेरे कार दिलवाओ या पैसे दिलवाओ। उसको ये प्रूव करना है कि मैंने अपने हिसाब से बेस्ट सिक्योरिटी दी थी, मैंने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सिक्योरिटी दी थी, उसे ये प्रूव करना। अगर ये प्रूव कर दिया तो फिर मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, सारा का लॉस में। वो ये बात प्रूव नहीं कर पाया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे पूरे। क्योंकि हो सकता है उसने एक कार चोरी करवाई हो, पैसे कुछ भी हो सकता है। सेम बात बोलूंगा कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में सर ट्रांसपोर्ट में जाता है टाइम गुड्स खराब हो गए तो ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों से मांग लेंगे खराब कैसे हो गए, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ये प्रूव कर दे कि हमारी कोई गलती नहीं थी, ये प्रूव कर दें। अगर फॉर एग्जांपल लास्ट में नेचुरल डिजास्टर हो गया है ना, आंधी तूफान आ गया, बस लिए कुछ भी कहीं लैंडस्लाइड हो गया, हां जी वो लॉस किसका हो, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है उसके, क्योंकि इसकी गलती नहीं थी, तो ओनरशिप है इसकी। क्योंकि जिस टाइम किसी ने इसको हैंडओवर करा ना, इसकी रिस्क खत्म हो गया, ठीक, रिस्क चालू हो गया बायर का। दोबारा बोलूंगा, रिस्क बायर का है लेकिन जिम्मेदारी इसकी। अगर इसने अपना बेस्ट दिया था सेव करने के लिए तो इसको कोई कंपेंसेशन नहीं देना, सारा लॉस इसका होगा। नेचुरल डिजास्टर हुआ इसका नुकसान, चोरी हो गया इसका नुकसान, बट इसने अपना बेस्ट दिया था सेव करने के लिए, तो इसे प्रूव करना अरे ट्रांसफर। इसका एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट में दिख रहा है किसकी गलती है, इसकी गलती है, इसने ड्रिंक कर रखी थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया, तो इनकी गलती है, ये पेमेंट करेंगे। सामने वाले ने ड्रिंक कर रखी थी उस वजह से एक्सीडेंट हुआ इनका, तो इनकी गलती नहीं है, तो इन लॉस ये बियर करेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी से मांगेगा पैसा। बेसिकली तो लॉस इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि इंश्योरेंस करवा रखा है हमने, उसका बात खत्म। क्वेश्चन ये कि इंश्योरेंस कंपनी के धक्के कौन खाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पीछे कौन भागेगा, ये मांगे। सर ऐसा हो कि अभी तक जब तक इनके पास सामान पहुंचता ही नहीं, पेमेंट ही ना करें और कुछ हो जाए तो पेमेंट इररिस्पेक्टिव है, पेमेंट हो सकता है एडवांस चली गई हो सकता है साथ में जारी हो उसकी, हो सकता है बाद में जाए, पेमेंट का रिस्क से कोई लिंक नहीं है। ऐसे नहीं सर पैसे एडवांस आ गए तो फंस लिए हम तो नहीं देंगे, मान लो हमने इसने पैसे भिजवाए नहीं, सपोज इनका क्वेश्चन ये सर पैसे भिजवाए नहीं इसने और कुछ इसके पास चोरी हो गया, रास्ते में तो कह रहा है मैं तो पैसे नहीं दे रहा, मुझे क्या मतलब, कुछ तो है नहीं मेरे पास, ऐसे नहीं कर सकता लीगली, ठीक है ना। सर जैसे तुम इस पे गारंटी लेते हैं कि तुम्हारा सामान पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मैं कैसे ही पहुंचाऊं लेकिन सही आएगा सामान। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है फिर तो ऑफ कोर्स एक ही जिम्मेदारी बात है। तो अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बी के गोदाम में गुड्स पहुंचाने की रिस्पांसिबिलिटी, सारे रिस्क का रिस्पांसिबिलिटी मिस्टर ए की है, फिर तो डाउट ही खत्म, कोई क्वेश्चन नहीं तो सर गलती ट्रांसपोर्टर की, ड्राइवर की, फिर तो पैसे ट्रांसपोर्टर को देने होंगे सर, मिस्टर ए को। इसकी गलती है तो देखो मिस्टर ए तो उसके पास गुड्स पहुंचाएगा, है ना, मिस्टर ए की जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ नहीं पहुंचा पाया तो पैसे नहीं लेगा, या ले चुका तो रिटर्न करेगा एडवांस, ये तो बात इसकी रही। अब ये पैसा इससे मांगेगा, इसकी गलती थी तो इसको देने पड़ेंगे, नहीं गलती थी तो ये इंश्योरेंस कंपनी से मांगेगा। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा ऐसे दे देगी, मान लीजिए इसने ड्रिंक करके एक्सीडेंट कर लिया तो ये से पैसे इससे लेगी और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं पैसे, ये आपने ड्रिंक करके कर रखी। जिस पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है, मान लीजिए एलआईसी हो रखी है किसी पर्सन की, तो जब भी उसकी डेथ होगी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी उसको, लेकिन उसने ड्रिंक करके ड्राइव करके उसकी डेथ हो गई, फिर देगी इंश्योरेंस कंपनी पैसा। उसको टर्म्स कंडीशन में भी लिखी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर नेचुरल डेथ होगी तो मिलेंगे नहीं, नेचुरल नहीं, मान लो अदर रीजन से एक्सीडेंट हो गया, कोई ड्राइव कर रहा है उसको एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, पैसे मिलेंगे। सुसाइड कर ले तो भी पैसे मिलेंगे, नेचुरल डेथ तो दूर की बात है, ठीक है ना। लेकिन ड्रिंक करके डेथ करना वो गलत है ना, उसकी मिस्टेक, इसलिए सुसाइड मिस्टेक नहीं है। सुसाइड 12 मंथ के बाद कवर होती है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई फाइनेंशियल नीड है, इंश्योरेंस करा लिया फिर सुसाइड कर लिया पैसों के लिए, तो इसलिए 1 ईयर का उसमें गैप रखा हुआ है कि 1 ईयर तक सुसाइड हुई है तो नहीं कवर अप करता, उसके बाद कवर अप कर लेते हैं। कोई भी पर्सन इंटेंशनली सुसाइड सिर्फ पैसों के लिए नहीं करेगा, सीधी सी बात है। 1 साल करना होगा तो 1 साल के अंदर कर लेगा, वो कवर कर लेगी कंपनी। चलो किसी ने मार ही दिया मतलब मर्डर हो गया मतलब वो भी मिलेगा, फिर भी 1 साल बाद मिलेगा या उसी टाइम तभी मिल जाएगा वो। बढ़े जाएंगे हम आगे। नहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट है पहला क्वेश्चन सर, तो क्वेश्चन 5 का आंसर नन होगा ना, क्वेश्चन 5 का आंसर बी ऑप्शन है ना, इक्वल। मैचिंग कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन जी, व्हाट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट requires the practice of
क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी देखो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है सर, ये ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमें पढ़ना साल के एंड में, लेकिन आ जाता है चैप्टर की स्टार्टिंग, बुक की स्टार्टिंग। समझे ध्यान से, कोशिश करता हूँ समझाने की। तो सेकेंड लास्ट चैप्टर है सर हमारा, फाइनल अकाउंट चैप्टर है, नवंबर के आसपास पढ़ेंगे, नवंबर दिसंबर में। उसके अंदर एक चैप्टर, एक क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीजें करनी होती है। एक ट्रेडिंग अकाउंट ये प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। अगेन ट्रेडिंग वर्ड ट्रेड से बना है, बाय एंड सेल। सर 10 लाख का सामान मैंने खरीदा और उसे 15 लाख में बेचा, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर अगर मैं करूं उस अकाउंट की, तो अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख का। तो फिर इस अकाउंट में क्या करते हैं, सारे खर्चे होते हैं वो डेबिट में लिखते हैं, और सारे रेवेन्यू होते हैं वो क्रेडिट में। ये भी सीधी है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होते हैं। तो 10 लाख का सामान जरूरी है सारा बिक गया? जरूरी नहीं। तो मान लीजिए 10 लाख में से 1 लाख का सामान तो बिका ही नहीं, 9 लाख वाला ही बिका है, और 15 लाख की सेल हुई, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख। कैसे निकलेगा देखो, इस 10 लाख में से मैं 1 लाख यहाँ लिख दूंगा, मतलब मैंने यहाँ क्यों लिखा तो समझ गया। 10 लाख का मैंने सामान खरीदा, उसका पूरा का पूरा खर्चा मान लिया, बट उसमें से 1 लाख का सामान तो खर्च ही नहीं हुआ। एक्सपेंस का नाम होना भी तो इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखना है 1 लाख रुपीस ट्रेडिंग अकाउंट। Closing stock is treated as income in trading account. It's a negative expense. एक्सपेंस हुआ नहीं इस साल, जबकि हम परचेज के टाइम सारे खर्चे को खर्चा मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं। अब 1 लाख देखो मैंने यहाँ लिखा, अब ऑटोमेटिक प्रॉफिट सही आएगा। फिर देखो बैलेंसिंग फिगर, टोटल ऑफ दिस साइड 16, टोटल ऑफ दिस साइड 10, बैलेंस 6, प्रॉफिट सही आ गया ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, किस कॉन्सेप्ट की वजह से? सुनिए, किस कॉन्सेप्ट की वजह से? तो 15 लाख का रेवेन्यू है, इसे हमें 10 लाख से नहीं 9 लाख से मैच करना है, तभी प्रॉफिट सही है। मैच कॉन्सेप्ट ये सिखाया है। इस साल के रेवेन्यू को इसी साल के एक्सपेंस से मैच करोगे तो प्रॉफिट सही है। अगर मैं इसको 10 से मैच करता तो प्रॉफिट गलत आता। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट डी ऑप्शन आंसर हो गया जिसमें। द अंडरलाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेसेसिटिंग amortization of intangible assets is R. Tangible which can be seen and touched. Intangible which can't be seen and touched. इसको देख सके, छू सके, वो ऐसी एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहते हैं जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसे एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक है, कुछ ने पढ़ चुका है, कुछ लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, टेंजिबल एसेट्स की बात करता हूं पहले। तो कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर। उस पर्टिकुलर लाइफ के बाद वो बेकार हो जाएगा, फिर उसे बेच करके एडजस्ट कर हमें न्यू लेना पड़ेगा। तो जो एसेट की वैल्यू डाउन होती जा रही है, इस नुकसान का नाम डेप्रिसिएशन। जो एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इस नुकसान का नाम है डेप्रिसिएशन। तो जो इंटेंजिबल एसेट है, ये कैसी एग्जांपल बताओ? सर किसी पर्सन से, किसी इंजीनियर से मैंने पेटेंट्स खरीद लिए 10 साल के लिए। किसी इंजीनियर ने कोई रिसर्च करी, कोई डिजाइन डेवलप करा है मशीन का, और हमारी कंपनी मशीन की कुछ चीजें बनाती है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन बनाती है। किसी इंजीनियर ने ऐसा कोई डिजाइन डेवलप करा है जिसमें बहुत चीपेस्ट सर्फ यूज करके बहुत ज़्यादा ब्राइट क्वालिटी के जो है सफाई हो जाती है, बहुत कम टाइम में सफाई हो जाती है, नॉइजलेस सफाई हो जाती है। ऐसी कुछ वॉशिंग मशीन उसने इन्वेंट करी, तो हमने उसको दे दी 10 करोड़ रुपए, और कहा भाई 10 साल तक इस टेक्नोलॉजी से मशीन हम बनाएंगे।
हमारी कंपनी की ब्रांड होगी, उस पर हम बेचेंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस वो पेटेंट हमें दे देना, हमें राइट दे देना है वो मशीन बनाने का, उसे और कुछ भी नहीं करना। 10 करोड़ रुपये हमने उसको दे दिए और राइट हमारे पास आ गया। अब हम उस डिजाइन की मशीन बना पाएंगे अपनी कंपनी के ब्रांड से और बेचेंगे। हो सकता है ना टिक पाए, नहीं चल रहा मार्केट में, 10 करोड़ रुपये वेस्ट हो गए हमारे, और हो सकता है 200 करोड़ रुपये कमा लेंगे उससे, प्रॉफिट लॉस हमारा है, 10 करोड़ फिक्स दे दिया हमने उसको। 10 साल बाद एक मिनट क्लियर होगी जो बात इतनी। दूसरी बात, 10 करोड़ रुपये उसको दे दिए, 10 साल के लिए दिए। अब सुनो ध्यान से, ये 10 करोड़ रुपए को मैं समझ लो कि 1-1 करोड़ रुपए खर्चा मान लो हर साल, तो 10 करोड़ रुपए दिए और 10 साल का अधिकार ले लिया मैंने उससे। तो ऐसा मान लो 1 साल के बाद वो अधिकार 9 करोड़ का रह गया, फिर 1 साल के बाद वो अधिकार 8 करोड़ का रह गया, ऐसे करते करते जीरो हो जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन की तरह तो हो गया ये भी। 10 लाख की मशीन ली, 10 साल चलेगी, 1 लाख रुपए की घिस रही है, समझ रहे हो बात को? डेप्रिसिएशन की तरह ही हो गया। तो टेंजिबल एसेट्स में घिसावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में घिसावट को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। सिर्फ वर्डिंग अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। इस इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जो डाउनफॉल होती है, जो कम होती है, जो उसकी गिरावट होती है उसकी वैल्यू में, उसे अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 10 साल के लिए मैंने पेटेंट खरीदा है, तो कमाई भी 10 साल तक करूंगा मैं उससे। जब कमाई 10 साल तक करूंगा तो खर्चे भी 10 साल में बढ़ने चाहिए। मालूम है फर्स्ट ईयर में 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए मेरे फर्स्ट ईयर में, ऐसा बोल दूं तो इनकम 10 साल चलेगी, तो सही नहीं हुआ ना मैचिंग। मैचिंग तब सही कैसे होगा जब मैं अमोर्टाइजेशन फॉलो करूंगा, हर साल की रेवेन्यू अलग, हर साल का 1 करोड़ रुपए अमोर्टाइजेशन अलग, उनको मैच करूंगा तो प्रॉफिट सही आएगा। यही कॉन्सेप्ट सिखा रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता था अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नेसेसिटिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट नेसेसिटेट करता है, जरूर नहीं कहता, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट। दूसरी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैच करो इनकम एक्सपेंस। हां जी, हां जी सर जैसे कि अगर ये मशीन का 10 साल तक के लिए वो कहता है कि आपको दे दिया, उसके बाद वो दूसरी कंपनीज को भी कर सकता है ऐसे कि उन्हें राइट दे दे। 10 साल के बाद उसके पास अधिकार है जी। देखो सिंपल सी बात है, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ये मशीन टॉप की बिक रही है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। 10 साल के बाद उसके बाद दोबारा जाऊंगा कि यो पेटेंट जो है ना रिन्यू करना है मेरे को, 10 करोड़ रुपए और ले लो और 10 साल के लिए दे दो। उसका कहेगा 20 करोड़ रुपए लूंगा, कह सकता है मेरी मशीन नहीं चल रही, मार्केट में बिकी नहीं थी, 10 साल बाद मैं आगे कंटिन्यू रिन्यू नहीं करूंगा, भले वो मेरे पास है कि 10 साल पूरे हो गए, 10 करोड़ रुपए दे दो मेरे को आप, पेटेंट्स के लिए फिर ले लो। हम कहेंगे जी मेरे पास खास चल रही मशीन 3 करोड़ रुपए देंगे बस, लेना तो लो, वरना हमें तो इंटरेस्ट नहीं है मशीन के। या किसी और को बेच दो, बिल्कुल राइट है उसके पास। कम 10 करोड़ रुपए 10 साल के लिए लेगी, इसलिए लेगी आगे तक का नहीं पता भाई। वो जैसे हम उससे बात नहीं करेंगे, हम तो पहले उससे यही बोलेंगे भाई लाइफ टाइम के लिए दे हमको 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए बता, लेकिन वो ज्यादा अमाउंट मांगते हैं, 50 करोड़ रुपए दो जी मेरे को, तो दूंगा लाइफ टाइम के लिए। हम ये सोचते हैं कि उससे नहीं चल पाए मशीन, 10 करोड़ वेस्ट हो जाएंगे हमारे, तो हम लिमिटेड टाइम के लिए ले रहे हैं। सर कंपनी दूसरे को भी दे सकती है, कंपनी दूसरे को भी दे सकती है, मतलब मैं खरीदने वाले को दे दूं? हाँ सर, हाँ बिल्कुल कर सकती है। 10 करोड़ रुपए देने के बाद वो अधिकार मेरा हो गया, अब मैं किसी को दे दूं। हो सकता है एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि किसी को ना दे सके, ये भी हो सकता है। तो पेटेंट बेचने वाला है कि ये आपकी कंपनी रेपुटेड है तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप किसी और को नहीं दोगे, एग्रीमेंट में लिखो ये बात, तो करूंगा। ये सब हो सर सकता है। जैसे हम बुक सेकंड हैंड पे लेते हैं, हाँ जी, तो जैसे हम बुक सेकंड हैंड पे लेते हैं, हाँ वो किसी और को स्टैम्प नहीं लगा बेचेगा। के देता है कि किसी को सेकंड हैंड में नहीं देनी है, वो कैसे? समझा नहीं मैं, डाउट हुआ। जैसे नेशनल बुक डिपोट है, ठीक है बुक सेकंड हैंड लेने जा रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे को स्टैम्प लगा के दे रहा है कि बुक आप सेकंड हैंड में किसी मेरी दुकान में नहीं ला सकते, बुक ऑफ सेकंड हैंड है तो नहीं ले सकते। तो सर ऐसा हम दे ही नहीं सकते। अगर कोई खरीदना चाहे हम तो सर दे ही सकते हैं हम तो। नहीं, उसने अपनी स्टैंप लगाई, उसका प्रूफ है कि उसकी दुकान से दुकान ठुक गई हुई है। हाँ, अब क्या कह रहे हो, क्यों नहीं बेच सकते, क्यों नहीं बेच सकते? बेच सकते, मुझे बेच दो, मैं ले लूंगा। तो सर वो तो हमारी मर्जी है ना कि हम देख सकते हैं, और जो खरीदने वाले की मर्जी है कि वो खरीदने ना खरीदे। हाँ उसमें वो तो कुछ नहीं बोल सकता ना सर। देखो पता है जिसकी चीज है ना, जैसे एक जो वाला एग्जांपल अलग है, जैसे जो आप एग्जांपल ले रहे हो उसमें राइटर है, उसने गुड्स ने राइटर पब्लिकेशन हाउस ने पेमेंट करी होगी राइटर को। फॉर एग्जांपल बुक की बात लेते हैं टीएस ग्रेवाल की, तो सुल्तान चंद पब्लिकेशन एस्टान पब्लिकेशन ने टीएस ग्रेवाल जी को सपोज पेमेंट कर रहे हैं, वो सपोज 10 करोड़ रुपए सालाना, फॉर एग्जांपल कि आपका अधिकार राइट का मेरा हो गया, और मैं जितनी मर्जी बुक बनाऊं जितनी मर्जी बेचूं सारा प्रॉफिट मेरा, आपको 10 करोड़ रुपए पर ईयर मिलेंगे फॉर एग्जांपल। आप 10 करोड़ उनको मिल गए,
और वो बुक 1000 बार बिके होने का मतलब सर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ हम ले दे सकते हैं, सर जैसा अगर तो उसमें वो कुछ कह नहीं सकता आपको जिससे आपने लिया। वैसे बताओ क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ना, केस टू केस डिपेंड होता है। यहाँ पर कुछ इस टाइप के आइटम यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको नोटबुक दी, बस उसको बेच दो, मैं क्या बोलूँगा कि कुछ बोलूँगा, तो मैंने आपको फ्री में दे दी, आप जो मर्जी करो उसको बेचो फेंको पढ़ो जो मर्जी करो उसका, समझ रहे हो बात को? रिडक्शन करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल भी मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये आप किसी और को, आपने किसी और अपने फ्रेंड को दे दिया, उसने अपने टीचर को दे दिया, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, ऐसे नोट्स को मैं रिडक्शन कर सकता हूँ। मुझे बात तो चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है नहीं? किसी मूवी ने अपने राइट्स किसी चैनल वाले को दिए कि आप अपने चैनल पर हमारी मूवी दिखाओ, अब वो किसी और चैनल को नहीं दे सकते ऐसे केस में, तो केस टू केस डिपेंड करता है। अब सर वो चुराते थे 99% के केस में तो फिर चुराए तो फिर केस होगा उस पर, ये अकाउंट्स का टॉपिक थोड़ा ना होगा उससे, है ना? हमने बात कर रहे हैं सब लीगल राइट्स, मटेरियल की कैटेगरी पे भी फर्क पड़ता है। मतलब जैसे कोई मशीन है, जैसे मूवी है केजीएफ चैप्टर जो नई मूवी आई है, जो उसका हिंदी पेटेंट है वो 70 करोड़ का खरीदा है उन्होंने, तो हर लैंग्वेज का अलग अलग भी रेट हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही मशीन पे भी रेट अलग हमारे पड़ेगा। सामान ज़्यादा डिमांड होगी उसमें ज़्यादा रेट होगा। सर जैसे कि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट करी थी, आप आगे किसी को नहीं बेचोगे, मैंने देखा आपको प्रॉफिट हो रहा है और मैं खुद भी अपनी वही बुक्स बेच रहा हूँ, तो मेरे पे केस उस होगा। इस चीज़ का ना एग्रीमेंट होगा तो पहली बात तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंट्स का कोई लिंक नहीं है इसका, हम लॉ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात कि ऐसे केस में जब भी बात होगी तो उसमें कंप्लीट एग्रीमेंट होगा कि जो अपना पेटेंट जैसे इंजीनियर है उसने अपना पेटेंट कंपनी को बेच दिया, अब उस डिजाइन की खुद मशीन बना सकता है कि नहीं बना सकता, एग्रीमेंट में लिखी होगी। किसी और को भी बेच सकता है या नहीं बेच सकता, ये बात एग्रीमेंट में लिखी होगी। ऐसा कोई बात रह गई तो प्रिजम्पशन रहती है, तो तभी तो कोर्ट केस होता है। देखो क्या होता है, जो चीज़ एग्रीमेंट में लिखी हुई है 100% केस में तो वही होना है, क्योंकि बंदा ओवर केस जाते ही हार जाएगा। जो चीज़ एग्रीमेंट में नहीं लिखी होती है ना, उसी काम के लिए फिर कोर्ट केस जाता होता है। कोर्ट में वो बोलता है जी मैंने तो ऐसे ऐसा कर दिया, जैसे किसी और को बेच दिया, मेरा राइट वो नहीं बेचना चाहिए था इसको। सामने वाला कहता है कहाँ लिखा है एग्रीमेंट में कि नहीं बेच सकता, मैं लिखे नहीं था एग्रीमेंट में, तो वो कहता है कि इस वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है। वो कहता है तो फिर मतलब ऐसे दोनों के पॉइंट्स चलते हैं, तो जज को जो बेस्ट लगे वो डिसीजन लेगा उसके अंदर। एंड यहाँ केस में तो जब एग्रीमेंट बनवाते हैं तो एडवोकेट्स की एडवाइस से बनवाते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स को लिखे होते हैं, ठीक है जी। चलिए इतना करते हैं आज।